बीजेपी के लिए मौका वैसे ही हाथ लग गया जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटता है। आपने कहावत सुनी होगी कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। तो वैसे ही आज बीजेपी के हाथ में एक मौका मिल गया है। संसद परिसर में दरअसल मीडिया से बात करते हुए कल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान फिसली और कांग्रेस को घेरने का मौका बीजेपी ने फौरन लपक लिया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया था और उस शब्द के कारण बीजेपी हमलावर हो गई। अधीर ने एक पत्रकार से चर्चा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द बोल दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की। हालांकि तुरंत उसके बाद माफी भी मांग ली थी अधीर रंजन चौधरी ने। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से स्मृति ईरानी को भी कांग्रेस ने घेर लिया था गोवा वाले मामले में, उनकी बेटी का, और वो बार और रेस्तरां और उसमें इलीगल सर्टिफिकेट, परमिशन, इन सब को लेकर के लगातार स्मृति ईरानी घिरी हुई थी। अब स्मृति ईरानी ने भी एक तरफ से या कहें कि पलटवार किया है और सोनिया गांधी को आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी तमाम ऐसे शब्दों से नवाज दिया है और साबित करने उन्होंने कहा है कि ये सब साबित कर रही हैं सोनिया गांधी। सदन में जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन एक गलत को गलत बताने के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया उसे क्या सही कहा जा सकता है? आज इस पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों। और लेकिन उससे पहले सदन के अंदर संसद परिसर में पत्रकार से बातचीत करते हुए जुबान क्या फिसली अधीर रंजन चौधरी की। संसद के अंदर यानी परिसर की बात नहीं कर रहा हूं, परिसर के जो सदन है, मुख्य पटल है, जहां देश के तमाम नियम कानून बनाए जाते हैं, देश वहीं से गवर्न होता है, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा था, जरा आइए उसकी एक वानगी देखते हैं। स्मृति ईरानी को सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन क्या कुछ कह रही हैं, कैसे बरस रही हैं कांग्रेस पर, कैसे बरस रही हैं अधीर रंजन चौधरी पर और कैसे बरस रही हैं सोनिया गांधी पर। उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं, यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए सुनते हैं। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post.
Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। तो ये सुन रहे थे आप स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, माफी मांगो। बात कहां से पहुंची, कहां से निकली, कहां पहुंची, यानी केंद्र में, यानी कि सेंटर पॉइंट में कौन था? तो सोनिया गांधी थी। दरअसल सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब से यूपीए सरकार बनी, आपको याद होगा 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार, और सोनिया गांधी तब चाहती तो पीएम बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी। सोनिया गांधी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। 2004 के बाद से तो बिल्कुल ही बन चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा करके अपना बड़प्पन दिखाया था 2004 में। उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार ने मिड डे मील, मनरेगा और आरटीआई और राइट टू एजुकेशन जैसे कई बड़े फैसले लिए। इससे यह साबित होता है कि लोकतंत्र और अंतिम आदमी के उत्थान के लिए बनी नीतियों में सोनिया गांधी का भरोसा है। लाभ के पद का मामला आपको याद होगा दोस्तों, कि लाभ के पद का मामला जब आया तो सोनिया गांधी ने संसद की सदस्यता छोड़कर उपचुनाव में जाने का फैसला लिया। राजनीति या सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी ने हमेशा नैतिकता, शालीनता और शिष्टाचार दर्शाया है, लेकिन आज फिर उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आने में बीजेपी नेताओं ने संकोच नहीं किया। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या बीजेपी को वाकई सोनिया गांधी से अब भी डर लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कहीं फिर से मजबूत होकर 2024 में सत्ता में ना आ जाए? सबसे बड़ी चुनौती क्या सोनिया गांधी हैं बीजेपी के लिए? एक सवाल यह भी है कि जब विपक्ष के हंगामे पर उन्हें सीधे निलंबन मिलता है, यानी विपक्ष को सीधे निलंबन मिलता है, तो फिर बीजेपी सांसदों के हंगामे और विरोध पर उनके साथ भी वही व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आइए जिस मसले पर यहां बोल रही थी स्मृति ईरानी, उस मसले पर अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि मामला यहीं से शुरू हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने जो एक अशोभनीय शब्द कहा, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, नई नवेली राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि जुबान फिसल गई, हिंदी मुझे अच्छी नहीं आती है। वो क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, और ये बात भी, जो अशोभनीय शब्द जो आज जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, जो संसद में बवाल मचा हुआ है, सदन में बवाल मचा, दोनों सदनों में, वो बात भी बाहर हुई है, वो अंदर नहीं हुई है। खैर, लेकिन कहीं भी हो, बात अच्छी नहीं है। आप देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर इंसान के लिए अगर कुछ बोलते हैं तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, आइए सुनते हैं। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किसकी है? चूक हो गए भाई। आज मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। आइए ना, आइए ना, आइए, एक साथ आइए। आपको नहीं, सबके साथ जवाब देंगे। माफी मांगनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो,
चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। बीजेपी अभी आपके सामने, देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई तो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की ये चूक हो गई हमारी मुझसे, और एक बार मात्र, और वो मीडिया वाला उसको खोज भी रहा था मैं, लेकिन वो वहां से निकल गया और अपनी बात, और आपने सुन ली पूरी बात, आपने सुनी कि क्या कुछ कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी। लेकिन जो बात उन्होंने कही, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का मामला जो है ये सोनिया गांधी तक पहुंचता है, और केंद्र में सोनिया गांधी आती हैं। सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश होती है, और बाहर जब सोनिया गांधी निकल रही होती हैं तो बीजेपी के कई नेता सोनिया गांधी को घेरते हैं। वहां आ जाती हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी और इनके बीच, यानी सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक होती है, और उसके बाद मामला और गर्माता है। अब जो अपडेशन है वो ये है कि नेशनल वुमेन कमीशन जो है वो अधीर रंजन चौधरी को 3 तारीख को बुलाया है, और उसके अलावा सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है कि इन पर कार्रवाई करें, यानी अधीर रंजन चौधरी के ऊपर कार्रवाई करें। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, हो सकता है कल समय मिल जाए। मैं पर्सनली जाकर के राष्ट्रपति जी से माफी मांगूंगा, लेकिन इन लोगों से, यानी कि बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। जहां माफी मांगनी है वहीं मांगूंगा, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन बात आगे बढ़े, बहुत कुछ है दोस्तों इस पिटारे में। उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी हम लिख रहे हैं, ये बदसलूकी क्या हुई है यही यहां समझने की कोशिश करेंगे हम। क्यों मामला अधीर रंजन चौधरी का पहुंच गया सोनिया गांधी के पास, और अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे स्मृति ईरानी को जो सुन रहे थे सदन के अंदर, जिस प्रकार वो आग बबूला हो रही थी सोनिया गांधी पर, वैसे ही बाहर निकल के भी उन्होंने वैसा ही कुछ किया, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। और इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे। देखिए, एक तो महिलाओं की बात हो रही है, और महिला शक्ति के रूप में मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ चर्चा, राष्ट्रपति भी महिला हैं वो, और आग बबूला होने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो भी महिला हैं, और जिन पर आग बबूला हो रही थी यानी सोनिया गांधी 75 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, बीमार रहती हैं, ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा करके वो जो हैं अभी आज ही थोड़ा सा सुस्ताने की नौबत में आई थी, क्योंकि कल शाम तक पूछताछ उनसे हुई है, और इसी मसले पर आज संसद पहुंची थी। लेकिन देखिए, यहाँ सोनिया गांधी यानी वो भी महिला, तो महिला शक्ति की बात हो रही है, राष्ट्रपति से लेकर के सोनिया गांधी, और हमारे साथ भी एक महिला शक्ति बैठी हैं, तो उनका स्वागत करता हूं। साथ में 3 वरिष्ठ साथी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं सीधे प्रयागराज से हमारे साथ। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं प्रशांत टंडन जी, हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ें, आप लोगों के कमेंट लूं, लेकिन एक पक्ष और सुनाना चाहता हूं, वो पक्ष भी कांग्रेस का है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, क्या कुछ कह रही हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया, क्योंकि कांग्रेस का वर्जन यहां आना इसलिए जरूरी है, बीजेपी के तमाम नेता अपने हिसाब से, और सदन के अंदर जिस प्रकार स्मृति ईरानी बोल रही थी वो आप सबने सुन लिया। जरा सुनते हैं कांग्रेस का बयान। स्मृति ईरानी जी, आप इस देश की सिर्फ चुनी हुई सांसद ही नहीं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं,
और आज आपने जिस रवैये और जिस बर्ताव का परिचय दिया है वही आपके दुर्व्यवहार का प्रमाण है। एक 75 वर्ष की सांसद को, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, 10 साल तक यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी जी को हाथ नचा नचा कर बात करना और अपने संगी साथियों को उकसाकर फिजिकली इंटिमिडेट करने का काम, यह बताता है कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं रह गया तो आप हाथ पांव उंगली नचाने पे उतर आई हैं। लेकिन यह सिर्फ उनका अनादर नहीं है, यह संसद की, सदन की गरिमा को भंग करता है और इस देश की हर महिला का अपमान है। आपको इसका जवाब देना चाहिए। मुझे तरस आता है आप पर, क्योंकि जब हाथरस होता है, जब लखीमपुर में चीरहरण होता है, जब एक लड़की को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जब आपके विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप चुप रहती हैं जब इस देश के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। लेकिन जब आपको परिचय देना था गरिमा का सदन में, तब आपने इतनी गंदी हरकत करी है जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। मुझसे आपसे ज्यादा तरस तो उन महिला मंत्रियों और विधायकों और नेताओं पे आ रहा है, आपकी संगी साथियों पर, जो आज खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी। अरे बहन जियों, जब हाथरस हुआ तो क्या मुंह में दही जम गई थी जिस पर आज जीएसटी लग गई है? थोड़ी तो शर्म करिए। आप लोग महिलाएं हैं, चुनी हुई सांसद हैं। और स्मृति जी, आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछिएगा जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सदन में और उसके बाहर। और ये बात आज सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी लाइंस को तोड़ते हुए तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया है और आपके झूठ का पर्दाफाश किया है, जो बदतमीजी और जो अभद्रता आज आपने सोनिया गांधी जी के साथ की है। मैं एक और बात आपसे बोलना चाहती हूं स्मृति जी, आपकी बौखलाहट, आपका फ्रस्ट्रेशन और आपका रैटल होना साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जवाब तो आपको देने हैं सिली सोल्स बार की अवैध बार चलाने की प्रक्रिया को गोवा में। आपको लगता है ये सब करके आप एक ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाएंगे और लोगों का ध्यान भटक जाएगा? नहीं स्मृति जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि बिना लाइसेंस के, मृत व्यक्ति के नाम पर लिए हुए लाइसेंस के साथ ये अवैध बार का स्कैम चल कैसे रहा था। और जब तक आप जवाब नहीं देती थी ना, हम चुप नहीं रहेंगे। आप कितनी भी अभद्रता करिए, आप कितनी भी गरिमाओं को लांघिए, क्योंकि उससे आप अपने असलियत का परिचय देती हैं। सोनिया गांधी जी इस देश की ही नहीं, विश्व भर में राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा और उनके शालीन व्यवहार की सब लोग कायल हैं। आपकी अभद्रता से उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी अभद्रता आपकी असलियत जरूर बयां करती है। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं अपनी बात, यानी जो अपनी बात नहीं बल्कि वो पार्टी लाइन की बात है, वो प्रवक्ता हैं। सीधे पहला कमेंट लेना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, सब कुछ आपके सामने है, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, समझना चाहूंगा जो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, सब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है। 2 चीजें हमारे सामने नहीं है। एक, जो सोनिया गांधी स्मृति ईरानी के बीच जो कथित तौर पर बहस की बात मीडिया में आई है और उसके कई सारे वर्जन आए हैं, निर्मला सीतारमण ने भी कुछ बातें बाहर कही हैं, वो सदन की कार्रवाई के बाद की घटना है और कैमरे बंद हो चुके थे, तो वो हमारे आपके सामने नहीं है। दूसरी, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है कि स्मृति ईरानी सदन में बाहर अधीर रंजन चौधरी का जो बयान था उसमें सदन में किस तरीके से बोल रही थी। क्या कोई प्रस्ताव था? स्पीकर ने उनको कैसे अलाउ किया? क्या ये 0 आवर था? मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ये जब जानकारी होगी तो मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कोशिश की जानने की कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था, कैसे बोल रही थी वो। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन हो, एक प्रक्रिया होती है ना कि वो प्रस्ताव आएगा, वो स्पीकर उसको अलाउ करेगा, तब वो उस पे बात होगी। तो क्या कोई प्रस्ताव आया था ऐसा कि संसद के बाहर अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कहा है और उसका कोई निंदा प्रस्ताव आना था जिसपे स्मृति ईरानी बोल रही थी? ये जानकारी मुझे नहीं है। तीसरी बात यह कि अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा वो सिरे से गलत है और ये इस तरफ इशारा करता है
जो कई बार हम लोग देख चुके, केवल अधीर रंजन चौधरी नहीं, हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो खासकर राजनेता हैं, उनके अंदर जेंडर को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता जेंडर को लेकर नहीं है। और इसीलिए ये बात हम नहीं मान सकते कि साहब वो उनके जबान फिसल गई। देखिए, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप भारत की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका लंबा एक पॉलिटिकल करियर रहा है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस हैं, आपको प्रोटोकॉल संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि जबान फिसल गई और ये सब बातें, ये हमारे नेताओं की जेंडर सेंसिटिविटी की कमी है हमारे यहाँ। तीसरी एक और बात जो मैं इस यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, जो कई साल से दिमाग में रहती है, अधीर रंजन चौधरी का बयान एक तरफ, लेकिन जो हमारे संवैधानिक पद हैं, वो संवैधानिक पद जेंडर सेंसिटिव नहीं है। ये बहुत जो है रेखांकित करने वाली बात है। 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन राष्ट्रपति जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है। उसका अक्षरशः तर्जुमा तो हो सकता है, लेकिन भावनात्मक तर्जुमा नहीं है। जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था तो नजमा हेपतुल्ला डिप्टी चेयरपर्सन थी वहां पे। नजमा हेपतुल्ला के दफ्तर के सामने तख्ती लगी हुई थी, उसमें लिखा था डिप्टी चेयरमैन। तो मैंने उनको कहा भी कि देखिए, ये बड़ा अटपटा लगता है, इसको ठीक कराएं। इसको ठीक कराने की एक प्रक्रिया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अगर इसको संज्ञान ले रहा है, तो ये भी संज्ञान ले कि उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके हिंदी में जेंडर न्यूट्रल शब्द क्या होंगे। वो जेंडर न्यूट्रल शब्द हमको बनाने होंगे। तमाम सारे कानून, संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो वो ही/शी की जगह ही इस्तेमाल होता है। ये परिपाटी हमको 21st सेंचुरी में बदलनी होगी। तीसरी बात, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को आज ये मौका मिला, पता नहीं उनको स्पीकर ने कैसे अलाउ किया, ये इसकी पृष्ठभूमि मुझे नहीं पता है, दोबारा कह रहा हूं। लेकिन स्मृति ईरानी, जैसा आपने शुरू में कहा, विवादों में घिरी हुई है। वो रोहित वेमुला के विवाद में घिरी हुई थी, उसके बाद उनका मंत्रालय छीना HRD का, उनको दूसरा मंत्रालय दिया गया। अब उनका गोवा में एक विवाद आया, गोवा में गंभीर आरोप लगे, RTI के माध्यम से सामने आई बातें कि बार का लाइसेंस है, रेस्टोरेंट का लाइसेंस है, वो उसमें तमाम सारी गड़बड़ियां हैं, कानून को ताक पे रख के लाइसेंस लिए गए हैं। ये सारे आरोप लगे जो बहुत गंभीर आरोप है। और बीजेपी ने और सरकार ने स्मृति ईरानी को मीडिया में आकर उनको डिफेंड नहीं किया। उनके पक्ष में कोई एक मंत्री नहीं खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा हुआ, ना बीजेपी का IT सेल ने उनके पक्ष में कुछ किया। तो लग रहा था कि स्मृति ईरानी की स्थिति खराब है और उनका मंत्री पद भी जा सकता है, ऐसी बातें होने लगी थी। उनको ये मौका मिल गया क्योंकि मोदी सरकार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और खासकर राहुल गांधी से उनको बहुत डर लगता है। वो लगातार उनको पर निशाना लगाते हैं। अब वो स्मृति ईरानी को मौका मिल गया और उन्होंने सीधे सीधे सोनिया गांधी पे आरोप लगा दिया। अब आप सोचिए कितनी बेवकूफाना बात है कि अगर अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने कुछ कहा है तो क्या सोनिया गांधी ने इसका अप्रूवल दिया होगा? यही तो कह रही है वो पार्लियामेंट में कि सोनिया गांधी ने अप्रूवल दिया उसका। सोनिया गांधी अप्रूवल देंगी इस बात का? सोनिया गांधी तो तब से प्रेसिडेंट है जब ये सीरियल में काम करती थी, तो उनका भी एक पब्लिक लाइफ में लंबा अनुभव है और इस तरीके की इनसेंसिटिव बात वो कहेंगी अपने किसी सहयोगी को कि तुम ऐसे बोलो।
ये बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद और बेसिरपैर की बात है। और इस तरीके के आरोप संसद में रह के लगाना और स्पीकर का न टोकना, ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है सबको। राजीव जी यही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। बहुत सारी बातें यहाँ हैं और इन पर चर्चा अभी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सोनिया गांधी जैसे बाहर निकलती हैं, सदन से बाहर निकलती, बीजेपी के कई नेता उन्हें घेर लेते हैं, फिर उनके साथ जो कुछ होता है, जो बदसलूकी होती है, वो कैमरे के बाहर है, कैमरे के अंदर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ नोक झोंक स्मृति ईरानी क्योंकि दूर थी और स्मृति ईरानी जैसा कहा जा रहा है, मैं विजुअली वहां नहीं उपस्थित, पर्सनली उपस्थित नहीं था, मौजूद नहीं था, जो बात कही जा रही है वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि सोनिया गांधी के पास स्मृति ईरानी आई, इन दोनों के बीच बहस हुई और उसके बाद ये बवाल मच गया। लेकिन बवाल जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ? वो अधीर रंजन चौधरी के एक शब्द से। और इस शब्द की अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे, आप याद कीजिए प्रशांत जी, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तो एक सवाल ये बार बार आया था उस समय कि उन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति थी वो। और फिर ये आया कि हाँ, राष्ट्रपति शब्द ही चलाया जाएगा, वही चलेगा, और उसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, जेंडर को लेकर के और ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री शब्द है वैसे शायद कुछ और राष्ट्रमंत्री हो जाए, कुछ और हो जाए। खैर ये ऊपर के लेवल की बात है, वो सोचेंगे समझेंगे। लेकिन यहाँ जो शब्द है उसका इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए, जरा जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। और जिस मसले को पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? स्मृति ईरानी को एक मौका मिल गया क्योंकि पिछले सप्ताह भर से वो घिरी हुई थी गोवा के उसमें अपनी बेटी के मसले पर, लेकिन आज जिस प्रकार वो चीख रही थी, साफ लग रहा था कि उनके अंदर अभी तक जो भी भरा हुआ है सब कुछ सदन के अंदर वो निकाल करके बाहर रख देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई रोक टोक नहीं रहा था। बीजेपी की तरफ से उन्हें पूरी छूट थी, छूट न कहें तो साथ उनका था, और जो साथ बाहर भी सांसदों का उन्हें दिखाई दिया। क्या कुछ कहेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी जी? देखिए, स्मृति ईरानी को जिस काम के लिए भर्ती किया है वो वही काम कर रही है। बीजेपी ने उन्हें भर्ती किया क्योंकि वो टीवी, तो वो काम वो बहुत अच्छे से निभा रही है। सास दिल की तरह आज अपना अभिनय दिखाया है संसद के भीतर, तो बड़ा अजीब सा लगा। दूसरी बात है कि संसद में आप कोई भी बात कहते हैं लोकसभा में, तो आप अध्यक्ष को संबोधित करते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को, तो आपत्तिजनक लगी। और जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह की बातें उन्होंने की, इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली, तो उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी से कहा। प्रकाश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज टूट रही है। प्रकाश जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, लेकिन सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, जरा आपका कमेंट चाहूंगा, क्या कुछ आप देख रहे हैं? सोनिया गांधी बनाम स्मृति ईरानी, कहां सोनिया गांधी, कहां स्मृति ईरानी? लेकिन आज की तारीख में देखें तो स्मृति ईरानी कद्दावर नेता इस सेंस में, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनके पास कई सारे प्रभार, अभी एक प्रभार और दे दिया गया, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो स्मृति ईरानी अगर सोनिया गांधी का इस्तीफा मांग रही थी या उनसे माफी मंगवा रही थी, तो ये तो काम स्मृति ईरानी का पुराना है, माफी मंगवाना, इस्तीफा मांगना। वो तो नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांग चुकी हैं, गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ये कोई नया काम स्मृति ईरानी नहीं कर रही हैं, वो तो मांगती रहती हैं इस्तीफा। तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मांग लिया, माफी की मांग कर ली उन्होंने सोनिया गांधी से भी। कुल मिला के बात तो इतनी सी है। बाकी ये है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी सदन के अंदर चीख रही थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सदन है या कोई अखाड़ा है। और हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, जिनको बहुत जो है वो रहता है सदन की गरिमा का ख्याल, वो सब हमारे स्पीकर महोदय क्या कर रहे थे उस समय? मतलब इतना हम लोग लंबी उनका भाषण सुना स्मृति ईरानी जी का, बीच में एक भी बार हमने जो है खामोश खामोश की आवाज ही नहीं सुनी स्पीकर की। और स्मृति ईरानी लगातार जो है सोनिया गांधी को या अधीर रंजन चौधरी को संबोधित करके बात कर रही थी, तो स्पीकर को संबोधित करके बात की जाती है ना, किसी सदस्य को संबोधित करके बात की जाती है। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को सदन की परंपराओं का, सदन की मर्यादाओं का इतना तो अंदाज होगा ही
ठीक है कम पढ़ी लिखी हैं तो, लेकिन लंबे समय सांसद तो हैं, राज्यसभा में रही, फिर यहाँ है तो लंबे समय से हैं, पर मंत्री भी रही हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब उनको ये जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, ठीक है कम पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं है। बहुत से लोग इस दुनिया में कम पढ़े लिखे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको संविधान की मर्यादाओं का ख्याल रहता है, कम पढ़े लिखे लोगों को भी। तो ये स्मृति ईरानी अपना क्या प्रकट कर रही थी, और ये कहा नहीं जा सकता, ये तो वही ज्यादा बेहतर जानेंगे। बहरहाल जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि स्मृति ईरानी जो है जिस तरीके से घिरी हुई हैं, और वो भी कह रही थी अभी सुप्रिया श्रीनेत भी, हमने उनका सुना कि वो जो है वो बाढ़ के मसले में जिस तरह से घिरी हुई है, तो मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी के बहाने जो है वो अपने को इस मोड़ पे लेके आना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ इस मसले पे आके खड़ी हो और उनका इस्तीफा जो लिया नहीं जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा आ जाने कि उनका इस्तीफा लिया, क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिराक में हो कि भाई गुजरात में उन्होंने मेरा इस्तीफा मांगा था, तो चलो समय आ गया तो इनका इस्तीफा ले लिया जाए। ऐसा कर सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अपने किसी भी चाहने वालों को छोड़ते नहीं है। मतलब जिसने भी उनके साथ कभी कुछ बुरा किया है या उनके खिलाफ कुछ भी कहा है, तो समय आने पे उसका हिसाब किताब वो जरूर चुकता करते हैं। ये उनके बारे में समझा जाता है, ये आम धारणा है। तो प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं कि अब स्मृति ईरानी का इस्तीफा जो है वो मांग लें। तो हो सकता है कि अब मौका मिल गया तो अपना शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि सदन के बाहर दिया गया कोई भी बयान जो है वो किस तरीके से सदन के अंदर चर्चा का विषय बन सकता है। अब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, प्रशांत जी ने लंबे समय जो है कवर किया है संसद को, प्रशांत जी इस पर ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि बाहर कोई दिया गई बात जो है उस पर कैसे सदन के अंदर जो इस तरीके से चर्चा हो सकती है, और अगर चर्चा होगी सदन के अंदर तो जो दूसरा पक्ष है उसका भी सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। तो ये जिस तरीके से सदन चल रहा है, लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी केशव कुंज में सभा चल रही है, इस तरीके से जो सदन चलाया जाए। मतलब 70 सालों में पहली बार है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो सांसद जो कर दिए जाते, तो किस तरीके से सदन चल रहा है, कहां सदन की मर्यादा है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी निष्ठा और जो है संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति वो नहीं है। और ये बात साफ अब जाहिर होती जा रही है, और मुझे लगता है कि उनको इसमें कोई अब शर्म भी मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि पहले तो वो लुके छुपे इस तरह की चीजें करते थे, लेकिन अब वो खुल के ये बात साबित करना चाहते हैं कि उनकी संविधान में और डेमोक्रेसी में कोई आस्था और कोई विश्वास नहीं है। तो ये कुल मिला के जो हुआ वो सब इस तरीके से इसी पे जो है कुल मिलाकर प्रकाश डालता है। बाकी जिस तरीके से मुझे लगता है कि अब ये कांग्रेस के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर इस कैमरे बंद होने के बाद सोनिया गांधी के साथ कोई बुरा बर्ताव हो सकता है, तो कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके के लोग हैं, और एडीआई की रिपोर्ट बताती है कि सदन के अंदर जो है वो तमाम सांसद जो है बड़ी संख्या में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जिन्होंने खुद अपने दाखिल किए हुए हैं, और वो सब अधिकतर जो सत्ताधारी दल के साथ में है। तो सदन के अंदर कोई भी चीज किसी भी तरीके कुछ घट सकती है। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय, और पूरे देश को इस पे जो है वो चिंतित होना चाहिए कि कैमरे बंद होने के बाद सदन के अंदर कोई चीजें घट रही हैं। तो मुझे लगता है ये स्पीकर को भी ध्यान देना चाहिए कि कैमरे जो है वो किसी हाल में बंद नहीं हो। जी राजीव जी। स्मृति ईरानी को लेकर आप कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी की कम पढ़ी लिखी हैं, नहीं वो डिग्री जो है वो हासिल है उनके पास, और उस पर कई बातें होती हैं। तो कौन कितना पढ़ा लिखा है इसकी चर्चा से इतर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी सदन की मर्यादा को तार तार जैसे कर रहे हैं, वो कितना जायज़ है, और जो कुछ चल रहा है ये क्या देश की जनता के हित में है, या जिन मसलों पर लगातार संसद में विपक्ष सरकार को यानी सत्ता पक्ष को घेर रहा है उस पर चर्चा जरूरी है। एक बात आती है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, जो अधीर रंजन चौधरी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो माफी और इतना ही नहीं कहते हैं कि मैं सीधे तौर पर राष्ट्रपति महोदया से समय मांग रहा हूं और उनके पास जाकर के माफी मांगूंगा, तो वो उनसे भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ये बात यहां खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन एक मसले को, एक मामले को अगर लपकने की कोशिश और इससे देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है तो वो कहां तक जायज है, यही समझने की हम यहां कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, अपनी बात आप प्लीज आगे बढ़ाइए, और फिर आपके बाद मीनू जैन जी के पास जरूर जल्दी से आना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, पहली बात तो जो बयान राष्ट्रपति जी के बारे में कहा गया वो घोर आपत्तिजनक है, ये शब्द नहीं कहना था।
दूसरी बात, जब माफी मांग ली है तो मुद्दा खत्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से माननीय स्मृति ईरानी, जो मंत्री भी रही हैं, अभी भी हैं, जिस तरह से बयान दे रही थी, जिस तरह हाथ नचाकर बात कर रही थी, लगा कि किसी टीवी सीरियल के लिए वो अभिनय कर रही हैं जिसकी जरूरत उन्हें कदापि नहीं थी। ये बेहद अफसोसजनक बात है। एक और बात है कि खुद श्रीमती स्मृति ईरानी कई मामलों में लगातार विवादों में रही है और वे खुद विवादों में इस कदर हैं, इस कदर उलझी पड़ी है कि लगता है कि सोनिया गांधी पर आरोप लगाने के पीछे उनका इरादा ये था कि ध्यान गोवा के बार से हटकर राष्ट्रपति की गरिमा पर आ जाए। और जिस तरह उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक दलित महिला को राष्ट्रपति जैसे पद को, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सभापति के बारे में कहा, तो ऐसी कोई बात अगर किसी अहिंदी भाषी व्यक्ति के मुंह से गलत निकली है और बाद में उसने रियलाइज कर लिया, उसने मान लिया कि मुझसे गलत शब्द निकला है, तो इतनी दरियादिली तो सदन में दिखाई जानी चाहिए थी। सबसे आश्चर्यजनक मुझे लगा स्पीकर महोदय की टिप्पणी। उनकी टिप्पणी अपेक्षित थी। वे मामले में रोका टोकी करते, बताते कि इस मामले को संसद की चर्चा में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई आवाज ध्वनि सुनाई नहीं दी मुझे टेलीविजन चैनल पर। तो ये बड़ी दुखद बात है और लगता है कि श्रीमती स्मृति ईरानी को इसी तरह के कामों के लिए बीजेपी ने मौका दिया। आश्चर्य की बात यह कि अभी कुछ देर पहले ही श्रीमती निर्मला सीतारमण का एक बयान आया जिसमें वे उस वीडियो बयान में पूरी तरह से स्मृति ईरानी का समर्थन कर रही हैं। शायद ये बीजेपी की पार्टी लाइन होगी कि एक राष्ट्रपति पद पर जो हमारी माननीय बैठी हैं, चूंकि वे महिला हैं, उनके पक्ष में एक महिला के बयान का समर्थन किया जाए, इसीलिए एक महिला मंत्री से उन समर्थन की बात कही गई। तो मुझे कुल मिलाकर बहुत राजनीति लगती है। लगता है हमारी संसद को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। राजीव जी। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, संसद को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश, उसमें एक मसला ये मिल गया है जिसको लेकर के आग बबूला बीजेपी है और घेर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस में भी सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी पर कैसे भड़की स्मृति ईरानी, जरा एक बार फिर से संसद के अंदर, जिस पर लगातार हमारे तमाम साथी, चाहे अमलेंदु उपाध्याय जी हों, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हों, चाहे प्रशांत टंडन जी हों, तीनों की बातें आपने सुनी है। तीनों ने यह कहा कि आखिर संसद के अंदर किस आधार पर स्मृति ईरानी को बोलने दिया गया। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा इसी चर्चा के दौरान, अगर ये बात समझ में आ जाती है, ये बात हम तक आ जाती है कि किस आधार पर बोल रही थी, क्योंकि संसद के बाहर की बात संसद के अंदर शून्यकाल में बात हो रही है कि कब हो रही है, जरा क्योंकि सदन की अपनी एक मर्यादा होती है, एक अपना रूल रेगुलेशन होता है, उसके आधार पे और क्या कुछ है ये समझेंगे हम। पहले जरा आखिरी के कुछ जो हमलावर दिखाई दे रही हैं स्मृति ईरानी, उनको सुन लेते हैं, फिर सीधा मीनू जैन जी के पास आऊंगा। हालांकि मीनू जी का वीडियो लगातार डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उनकी बात हम तक आए। जरा सुनते हैं स्मृति ईरानी को। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। तो ये सुन रहे थे आप, सोनिया गांधी माफी मांगो इस सदन से, माफी मांगो इस देश से। इस बीच ये समझने की कोशिश मैं कर रहा था कि दोनों सदनों में लेकिन मुझे जो बताया जा रहा है, प्रशांत जी खासकर आपको भी ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा क्योंकि आप ये सवाल कर भी रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सदन की कार्यवाही जैसे आज शुरू हुई, इधर लोकसभा में स्मृति ईरानी बोलना शुरू करती हैं
और सीधे जो कुछ बोल रही हैं आप सुन रहे हैं। और उधर राज्यसभा में निर्मला सीतारमण जी बोलना शुरू करती हैं, वो भी इसी मसले पर बोलती हैं। यानी पहले से ये तय होगा कि इनको आकर के सदन की आसंदी से वो तो अनुमति तो मिल ही गई होगी कि आप लोग बोल सकते हैं, और इन लोगों ने सीधा बोलना शुरू किया, हमला करना शुरू किया अधीर रंजन चौधरी के जरिए कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर। जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, जो कुछ बाहर हुआ वो आपके सामने हम नहीं ला पा रहे हैं। बाहर मतलब जो सोनिया गांधी कहा जा रहा है कथित तौर पर कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तू मैं वाली स्थिति आ गई, और इसमें कितना दम है ये विजुअल्स आने के बाद हम आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन बाहर भी जैसे ही सोनिया गांधी निकली, वैसे ही सोनिया गांधी को कांग्रेस के माफ करें बीजेपी के नेताओं ने, खासकर महिला नेताओं ने घेर लिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हम कर रहे हैं पिछले लगभग पौन घंटे से। मीनू जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन मीनू जी का वीडियो अभी शायद नहीं है। लेकिन जेपी सिंह साहब बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं आप सबकी बातें, क्या कुछ कहेंगे? सीधा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए राजीव जी, प्रशांत जी ने जो जेंडर वाली बात उठाई वो बहुत सही उठाई, और आपने भी कहा कि राष्ट्रपति महोदया, अगर राष्ट्रपति ही उनके लिए शब्द है तो फिर महोदय भी होना चाहिए। फिर महोदय भी कहीं से जो है वो क्या कहते हैं संसदीय शब्द या अपमानजनक शब्द नहीं माना जाना चाहिए। ये जेंडर प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ हमेशा से है, क्योंकि डीएम साहब भी है, डीएम साहबाइन नहीं है, कमिश्नर साहब भी है, अगर महिला हो जाए तो महिला कमिश्नर, आयुक्त भी पुरुषोचित शब्द है, महिला मतलब वो स्त्रियोचित शब्द नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रॉब्लम जेंडर वाली तो है, और हमें कुर्सी को हमेशा पुरुष ही रखा गया है, कोई कुर्सी जो है महिलाओं के लिए नहीं है। अगर महिला भी बैठती है तो उसको भी सर कहा जाता है, मैडम नहीं कहा जाता। बहुत जगह मैडम कहने पर भी जो है वो आपत्ति हो जाती है कि आप कुर्सी को संबोधित कर रहे हैं, उस पर बैठने वाले स्त्री या पुरुष को संबोधित नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो स्मृति जी का भाषण था वो भाषण चुनावी भाषण है, और मैं आपको आज बता रहा हूं सन 24 के चुनाव में तमाम जहां जो है आदिवासी क्षेत्रों में इस भाषण की क्लिप बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके जो गाड़ियां चलती हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। ये मैं अभी से कह रहा हूं, आप इसको जो है नोट करके रखिए, देखिएगा 24 में चलता है कि नहीं चलता है। तीसरी बात, अगर सदन के बाहर किसी ने किसी का अपमान किया है, कोई बात है राष्ट्रपति का अपमान किया है, उसके लिए आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में लाना चाहिए, और जब उस पर जो है वो आपके क्या कहते हैं स्पीकर महोदय अनुमति दें तो आपको जो है फिर उसके ऊपर बहस करनी चाहिए। ये तो शुद्ध रूप से आज सवेरे सवेरे दोनों सदनों में निहायत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही गई हैं, चाहे सोनिया जी के लिए कही गई हो, चाहे किसी के लिए भी कही गई हो। पूरा संसदीय परंपरा का ही अपमान जो है वो सत्ता पक्ष द्वारा किया गया है। मैं कह रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी को मैं मांग कर रहा हूं कि उनको फांसी दे दिया जाए। उन्होंने मुर्मू से के लिए जो है इस तरह का जो है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर के जो है आज उन्होंने जो संभाषण किया है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि जो है सोनिया गांधी से अनुमति लेकर के या उनकी परमिशन से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन करने को लेकर, मैंने अनुमोदन के बाद जो है वो सदन में इस तरह का जो है उन्होंने संभाषण किया है स्मृति ईरानी जी ने? क्या मेघालय में जो ब्राथल चलाता था बीजेपी का पदाधिकारी, क्या उसने प्रधानमंत्री से अनुमोदन लिया था? मतलब कितना एब्सर्ड बात है कि कोई व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कहता है, कुछ करता है, या जो इनके यहाँ बीफ बिक रहा है इनके लड़की के होटल में जिसके लिए विवाद चला हुआ है, क्या उसको प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदन किया है? क्या वो जो मरे हुए आदमी के नाम से बाहर चल रहा है, क्या उसको प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदन किया है? तो कोई आदमी कुछ व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने कहता है तो उसको सीधे जो है किसी नेता से जोड़ के उसको आरोप लगाने से बात पलट के आती है कि नहीं आती है? मेरा तो बल्कि व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो उन्होंने आज सोनिया गांधी पर हमला किया इस तरह से, वो अपनी पार्टी में गडकरी पर भी हमला किया, वो अपनी पार्टी में राजनाथ सिंह पर भी हमला किया, जिन्होंने भी पिछले दिनों ही नेहरू जी के लिए साफ बात कही थी।
उन्होंने चिल्ला चिल्ला के हाथ में आंख मटका के जिस तरह जो है पार्लियामेंट में बोला, वो अपनी पार्टी के भी उन लोगों को संदेश उन्होंने दिया कि जो है वो लीडरशिप जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप अपोजिशन के लोगों को के बारे में साफ बात कहिए, या आप उनके बारे में उनको जो है महिमा मंडित कीजिए, या उनका जो है आप प्रशंसा कीजिए। ये कुल मिला के अपनी पार्टी में भी लोगों को संदेश देने की कोशिश है, इसीलिए सवेरे सवेरे आते ही शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषी का भी मामला एक उठा था। आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी पुलिंग में बोलती हैं, हम करेगा, ऐसा होगा, मैं करूंगी नहीं कहती है वो। तो आप जो भी हिंदी भाषी है, अगर वो उनको हिंदी ठीक से नहीं आती और वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे खड़गे साहब हैं, वो जब भी हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है हमेशा दोष रहता है, आपसे बता दें। तो उसको लोग जो है संभाल के खुद समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह अगर उनके गलती से निकल गया उनके मुंह से, तो ऐसा कोई उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया, तुरंत क्षमा भी मांग लिया। तुरंत वो खुद भी कह रहे हैं कि हम उसको ढूंढ रहे थे, जिसके सामने हमारे मुंह से निकल गया कि भाई इसको तुम तवज्जो मत देना। अब और क्या चाहिए, उनको फांसी दे देंगे, अगर कोई नियम कानून हो तो फांसी दे दीजिए उनको। जो नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसमें अशोक के लाट के सामने जो है जो बनी हुई है, जिसको लेकर विवाद, उसके सामने उनको फांसी लटका दिए। पूरा देश देखेगा कि साहब अशोक स्तंभ के सामने अधीर रंजन चौधरी को फांसी दे दी गई। लेकिन जो आपके पार्टी के लोग जो कुछ अभी तक कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसका क्या, उसको क्यों नहीं आप बताते? आप लोगों ने तमाम बातें कही कि इन्होंने उन्नाव कांड पे नहीं बोला, तो इन्होंने वहां के बारे में नहीं बोला, तो इन्होंने इसके बारे में नहीं। किसके बारे में बोलती है ये? महंगाई के बारे में बोल रही है क्या? सिलेंडर लेके घूम रही थी ना। महंगाई के बारे में इनमें से कोई लोग बोल रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने के बारे में इनमें से कोई लोग बोल रहे हैं। ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, और आज जो भाषण हुआ इसका चुनाव में ये प्रयोग करेंगे। और बाकी ये भयानक रूप से बीजेपी इस समय डिफेंसिव है, चिढ़ी हुई है, जिसके कारण ये जो है इस तरह का भाषण, असंसदीय भाषण, संसदीय परंपरा के विरुद्ध भाषण ये पार्लियामेंट में हुआ है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और मैं माननीय स्पीकर साहब से कहता हूं कि वो जो है मंद मंद मुस्कुराहट छोड़ के स्त्री प्रज्ञ होके सुन रहे थे ये सब बात, उन्होंने किस नियम के तहत इसको जो है अनुमति दी ये भी बताएं। बाकी लोगों तो कहते हैं कि आप स्पीकर की ओर हमको संबोधित कीजिए, आप व्यक्तिगत बात मत कीजिए। तो स्मृति जी वाले मामले में उन्होंने इस बात का जो है वो क्या कहते हैं मतलब प्रयोग क्यों नहीं किया? इसको उन्हें पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा ये आरोप है कि स्पीकर हो लोकसभा के, या उपसभापति हो राज्यसभा के, या सभापति हो राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ये पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो पार्टी के स्पीकर नहीं है। लेकिन ये जब बहस कराते हैं तो ये पार्टी के जो है स्पीकर और पार्टी के उपसभापति बन जाते हैं। ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। पार्लियामेंट का दुर्भाग्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीनू जी जुड़ गए, थोड़ा कट रही हैं, लेकिन मीनू जी आपके पास आऊं उससे आपसे पहले जरा ये फांसी पर लटकाने वाली बात, इसके बाद जो बाइट हमने सुनी थी अभी अधीर रंजन चौधरी की, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात की है। जरा एक छोटी सी बाइट है, उसको सुन लेते हैं। मीनू जी आपके पास आता हूं, जरा सुनाइए क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। बार बार सुबह से कह लो कि बंगाली हूं, बंगाली हूं, बंगाली हूं, हिंदी में आदी नहीं हूं। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। अब वो मेरा वीडियो देखो, ये राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। हूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2-3 बार राष्ट्रपति जी कहा मैंने, एक बार राष्ट्रपति निकल गई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। मैं बंगाली हूं, आदि नहीं हूं हिंदी में। किससे माफी मांगेंगे? जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी की अगर चोट पहुंची महामहिम जी उनसे। कब जाएंगे? ये पखंडियों से नहीं, परसों समय मांगा है, जब समय देंगे अब सबको बुला के सबको कहे के मैं जाऊंगा। चोरी छुपी नहीं जाने वाला हूं मैं अधीर चौधरी। दादा इस बात का बीजेपी पार्टी को आमने सामने सदन के अंदर बात करने का मौका दिया जाए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जब रिपोर्टर ने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आया उस समय? नहीं, उस हूर दंगा हूर हंग में चल रहे थे उस समय, काफी हल्ला चल रहे तुम्हारे, क्या बताऊं आपको। देखिए चोरी छुपी
तो ये सुन रहे थे आप, कह रहे हैं इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगूंगा तो राष्ट्रपति जी से मैंने समय मांगा है, उनके पास जाकर माफी मांगूंगा और आप लोगों को भी बता दूंगा जा रहा हूं। तो ये बात, और मैं बंगाली हूं और मेरी भाषा समझ सकते हैं आप, और अभी उस बारे में चर्चा हम कर भी रहे थे, जेपी सिंह साहब भी और तमाम हमारे साथी इस पर बात कर रहे थे। मीनू जी क्या कहेंगी? बहुत देर से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से हमलावर है बीजेपी और एक मुद्दा मिल गया है, क्या लगता है ये मुद्दा जो है स्मृति ईरानी को, जो गोवा का मसला है, उससे दूर ले जाएगा, उस पर पर्दा ढकने की कोशिश हो पाएगी? देखिए, स्मृति ईरानी जिस तरह से आज रौद्र रूप उन्होंने धारण किया इस बात को लेके, वो इस बात का सूचक है कि वो बहुत गहरे, जो गोवा का जो बार है उस फ्रॉड में वो बहुत गहरे फंस चुकी हैं। आज सुबह भी एक और नई खबर आई है कि उस बार का कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है। वो जो रॉड्रिक्स हैं, आयरस रॉड्रिक्स, उन्होंने नई आरटीआई के, मतलब उनके पास जो आरटीआई थी उसमें उन्होंने आज रिलीज किया है कि ये कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है। तो मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं कि बार का लाइसेंस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ले लिया, दूसरा कि ऑलरेडी वहां एक नियम है कि रेस्टोरेंट पहले चलता हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर मिलेगा बार का लाइसेंस, तो वहां ऑलरेडी रेस्टोरेंट था नहीं, उससे पहले ही उन्होंने लाइसेंस ले लिया। तो दूसरी अनियमितता ये, और तीसरी ये कि वो जो जगह है उस जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है और उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो 3 तरह की अनियमितताएं हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा केस, वो ये जो बार है ना, ये समतल कर दिया जाएगा। अब मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन ये बार समतल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हिंदुत्व की जो चदरिया है ना, उसको तार तार कर दिया इस बार ने। मतलब बीजेपी, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि बीजेपी उसके बचाव में नहीं आ रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि बार का नाम आते ही उसमें बीफ, पोर्क और वो सारी चीजें आती हैं। अब इसमें बात ये दिया गया कि भाई जो मेन्यूज का सर्कुलेट कर रहे हैं वो तो एक रेडिसन ब्लू होटल का मेन्यू है गोवा के, लेकिन जो उनका असली मेन्यू है बार का, उसमें भी बीफ और पोर्क का जिक्र है, बने हुए व्यंजन है उसके अंदर। तो उसको जाने दीजिए कि बीफ है या पोर्क है, लेकिन हिंदुत्व की जो चदरिया है वो तार तार कर दी है उसने। तो जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो बार है, सिली सोल बार्स है, जो बार है जो गोवा का, वो चर्चा में बना रहे। तो वो धरातल, उसको समतल किया जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन क्योंकि ये समतल किया जाएगा तो ये तो स्मृति ईरानी के लिए डूब मरने वाली बात है कि उसके परिवार के लोग एक ऐसे काम में लगे हुए थे कि जो न केवल अवैध था, वो हिंदुत्व के जो उनके चदरिया है उसको भी दागदार करने वाला था। तो एक बहुत, स्मृति ईरानी बहुत गले तक डूबी हुई है। उन्होंने ये जो मौका तलाशा, जो जैसा प्रशांत जी ने उठाया सवाल और भी पैनलिस्ट ने उठाया कि पता नहीं कौन से नियम के तहत वो उनको वहां अलाउ किया गया कि जो वो वहां बोलने लगी। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने वो इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि जैसे उनको लगा कि, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनके शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज है बहुत ज्यादा इस बार वाली घटना से। तो उनको लगा कि ये सबसे अच्छा टाइम है ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का। और जितने, क्योंकि उनको जो भाजपा या संघ की जो पॉलिसी है कि जो जितना गाली देगा गांधी परिवार को और कांग्रेस को, उसको उतना ही अच्छा आगे प्रमोशन मिलेगा और वो शीर्ष नेतृत्व की नजरों में ऊपर चढ़ेगा। तो उनको ये लगा, लेकिन वो इनका ये जो वार है वो फेल गया है, क्योंकि ये जो इनके साथ जो ये इसका कलंक लटक गया है, ये जो लग गया है इनको बार का, तो वो मिटने वाला जल्दी से है नहीं। ये बार समतल होगा और इनको शायद हो सकता है इनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़े। चलिए, ये तो मैं बात इधर छोड़ देती हूँ क्योंकि बौखलाहट बार की वजह से ही है, कोई और कारण नहीं है। और सोनिया गांधी आज से नहीं, शुरू से भाजपा और इनके नेताओं की शीर्ष नेतृत्व तक के निशाने पे हैं। आप औरों की तो बात कीजिए, मैं तो साफ नाम लेके के बोलती हूँ, मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा,
और राहुल गांधी के लिए भी किया है जर्सी गाय का बछड़ा। और आपको याद होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी सभी को याद होगा। एक इन्होंने एक और कहा था कि अचार की ये शीशी जो है अगर एक लड़की लेके खड़ी हो जाए सेल करने के लिए तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी। ये इन्होंने जब दिया था ये वाला कमेंट जब ये प्रधानमंत्री बने ही बने थे। तो ये मतलब ये लोग, इनका चरित्र स्त्री विरोधी है। दुख इस बात का है कि स्त्रियां खुद उसी के जाल में फंस रही हैं। ये स्मृति ईरानी उस वक्त कहाँ थी जब हाथरस में लड़के दलित लड़की का एक बलात्कार हुआ था और उसको आधी रात में मिट्टी का तेल डाल के पुलिस वालों ने जला दिया था, परिवार वालों के भी नहीं थे वहां। उन्नाव की लड़की का बलात्कार हुआ तब कहाँ थी स्मृति ईरानी? लखीमपुर खीरी में कहाँ थी स्मृति ईरानी? और एक मतलब कई बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं इन 8 सालों में, और दलित लड़कियों को खासकर। उस वक्त इनका ये सब स्मृति ईरानी का महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की इन्होंने जब क्यों आवाज नहीं उठाई? इन्होंने शबरीमाला के मामले में इतना गंदा कमेंट दिया था कि इनको खुद शर्मसार होना चाहिए कि मैं महिलाओं की और महिलाओं के लिए मैं इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं। रही बात इसकी शब्दों के इस्तेमाल की, ये तो कभी भी जो मोदी जी ने रैलीज के दौरान जो भी गलत शब्द सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किए, उनके बारे में कभी कांग्रेस ने संसद के अंदर इस तरह से रौद्र रूप धारण करके बोला? कुछ एक भी शब्द नहीं बोला। उनको तो छोड़िए, सोनिया गांधी ने कभी इस बात पे रिएक्ट नहीं किया। वो हमेशा बिल्कुल शांति से इनकी बातों को सुनती रही। उन्होंने शालीनता का दामन नहीं छोड़ा कभी भी अपना। तो ये आज भी क्या हुआ है, जो ट्विटर के जरिए जो मैंने कई लोगों ने उसको जिसको कहते हैं रीएनेक्ट किया है उस सीन को। सोनिया गांधी जो है वो चली गई थी इस भाषण के बाद बाहर, लेकिन नारे उसके बावजूद भी लगते रहे तो वो वापस लौटी। और वहां पे कोई सीनियर मेंबर है भाजपा की, रमा देवी, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मेरा नाम क्यों आ रहा है इस पे बार बार, अगर ये जो कुछ घटना हुई है। तो उसके बदले में रमा देवी जो जवाब देती है, उसके बदले में जो स्मृति ईरानी है वो उनके ऊपर आई और उन्होंने कहा मैं बताऊंगी, मैंने कहा है, आपका नाम लिया है। तो सोनिया गांधी ने उनको कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। तो उसके बारे में सो कॉल बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, मुझे नहीं पता, इन्होंने उल्टे धमकी दी है स्मृति ईरानी ने कि यू डोंट नो हु एम आई डोंट। देखिए, मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करती हूँ, मैंने केवल ट्विटर पे पढ़ा है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को सुना है। मैं उस पे बता रही हूं। और उसके पीछे पीछे स्मृति ईरानी के पीछे पीछे भाजपा के कई सांसद आके और सोनिया गांधी को जिसको कहते हैं ना कि इंटिमिडेट कर, उनको घबराने की, डराने की, उनको घबराने की, डराने की उनकी आवाज में दिक्कत है। नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ, तो उनको किसी तरह से उनको जिसको कहते हैं ना हैकलिंग या इंटिमिडेट करने का उनका। उसके बाद ये देखिए, रही बात ये जो बातें हो रही हैं कि हमारे जेंडर सेंसिटिव नहीं है पदों का नाम। देखिए, संविधान में भले ही लिख दिया गया हो कि भाई बगैर किसी लिंग भेद और सबके लिए सब कुछ खुला है, सबको स्वतंत्रता है, समानता है, सब कुछ है। भारत का जो मीनू जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज भी थोड़ी डाउन हो रही है और दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज जो कुछ हुआ यहाँ लोकसभा में, संसद भवन में कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, सटीक रहेगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जरा समझना चाहूंगा कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत नहीं हुआ होगा? क्योंकि टॉप लीडरशिप के बिना कुछ भी क्या संभव है बीजेपी के अंदर? एक एट द सेम टाइम लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2 नेत्रियां, इधर लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण, ये दोनों खड़ी होती हैं और सीधा वार कांग्रेस के ऊपर। क्या विदाउट टॉप लीडरशिप के, बिना प्लानिंग के ये हुआ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव जी, टॉप प्लानिंग के बगैर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल जिसको कहें योजनाबद्ध है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है वो बीजेपी की रैली नहीं है, वो रामलीला मैदान नहीं है, वो पार्लियामेंट है भारत की, उसके नियम हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने
तलाशा है, इसको कांग्रेस ने भी, विपक्ष ने भी इसको अंडरलाइन नहीं किया है। अभी आपके कार्यक्रम के बाद मैं थोड़ा इस पे रिसर्च करूंगा कि ये आखिर संसद में आया कैसे। कोई निंदा प्रस्ताव था, 0 आवर था, तो क्या इसमें ट्रेजरी बेंचेस बोलेंगे तो विपक्ष को मौका नहीं मिला जवाब देने का? वो अलग बात है कि स्मृति ईरानी सोनिया गांधी को एड्रेस कर रही थी, चेयर को एड्रेस नहीं कर रही थी। ये उनको बेसिक समझ होनी चाहिए, कम से कम ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को समझ होनी चाहिए, मंत्रियों को समझ होनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी रहस्य है मेरे लिए कि दोनों सदनों में संसद के बाहर के किसी बयान को लेकर संसद में चर्चा करना, तो किस नियम के तहत हुआ, कब नोटिस दिया गया, उसमें कौन कौन बोलेगा, कितना स्पीकर ने सबको टाइम अलॉट अलग अलग पार्टियों को किया, ये मेरे लिए अभी भी रहस्य है। एक बात। दूसरी बात कि जैसा जितना उत्तेजना में स्मृति ईरानी ने बोला और आपने सुनाया, उस उत्तेजना में दोबारा अगर आप, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि दोबारा सुनाएं या सुने, लेकिन अगर अधीर रंजन चौधरी के बोले हुए शब्द आपत्तिजनक हैं तो उसको स्पीकर ने संसद में स्मृति ईरानी के मुंह से क्यों बुलवाया? उसको एक्सपंज क्यों नहीं किया? उनको रोका क्यों नहीं कि जिन शब्दों के पे आपत्ति आप जता रही हैं उन शब्दों को संसद के पटल में दोहरा क्यों रही हैं आप? ये स्पीकर को रोकना चाहिए था। ये बड़ा रहस्यमय हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दूसरा है कि संसद के बाहर आप देखिए, अभी मीनू जी बता रही थी कि उन्होंने शशि थरूर की पत्नी के लिए कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कांग्रेस की विधवा, उन्होंने एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद होता है उसको किस तरीके से दीदी और दीदी करके और आंखें मटकाकर किस तरीके से संबोधित किया रैलियों में, तो वो सब क्या संसद में डिस्कस होना चाहिए? क्या हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको यही सिखाया जाना चाहिए कि भाई पब्लिक लाइफ में कॉन्डक्ट आप कैसे करेंगे? अधीर रंजन चौधरी की बात मैं मानता हूं कि जी वो हिंदी भाषी नहीं है, और कोई भी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों में लिंग भेद की समस्या रहती है। हम सब के अपने अपने मित्र और दोस्त और समाज में हम देखते हैं तो वहां पे एक समस्या रहती है। बावजूद उसके मैं कह रहा हूं कि उनकी इतनी लंबी पब्लिक लाइफ है, उनको मालूम होना चाहिए था कि फर्क क्या है दोनों में और राष्ट्रपति पद के प्रोटोकॉल क्या है। दूसरी बात की देखिए, जो पॉलिटिकल बात है कि स्मृति ईरानी पे गंभीर आरोप है, स्मृति ईरानी को सरकार ने आके बचाव नहीं किया गोवा के मामले में, किस तरीके से मरे हुए आदमी के ऊपर उनको बार के लाइसेंस देने का आरोप है उनके परिवार के ऊपर, उसको बीजेपी ने नहीं रोका। उनकी बचत सिर्फ एक वजह से हो रही थी कि वो अमेठी से एमपी हैं और राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी डामाडोल है। गोवा का मामला अभी रुका नहीं है, गोवा में और नए खुलासे आने हैं अभी, बावजूद इसके कि सरकार इनकी है वहां पे, क्योंकि वो संज्ञान उन्होंने लिया है कमिश्नर ने, तो वो मामला आगे बढ़ेगा और दबेगा नहीं। तो स्मृति ईरानी को, लेकिन अभी भी मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि मैं इस पे बात होनी चाहिए कि ये कैसे ये मामला सभापति ने राज्यसभा के और स्पीकर ने इसको अलाउ किया, क्या नियम थे, क्या प्रस्ताव थे, किसको किसको कितना टाइम अलॉट किया गया वगैरह। बिल्कुल सही सवाल है, और एक पत्रकार होने के नाते ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे टाइम अलॉट हुआ और कैसे, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत दोनों सदनों में एक साथ हमलावर बीजेपी अचानक होती है, वो भी अधीर रंजन चौधरी के उस बयान पर जो अशोभनीय है। चलिए, लेकिन उसे क्यों बोलने दिया गया, उसे रिपीट क्यों करने दिया गया स्मृति ईरानी की तरफ से,
ये क्या अशोभनीय नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम मसले पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हालांकि समय अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन जरा जल्दी से आपका कमेंट भी चाहूंगा। मैं जान रहा हूं कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण जो जुड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन आप तमाम घटनाक्रम पर नजरें लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं आपकी क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। पहले विलंब से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। राजीव जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके एकेडमिक बहस को में उलझा करके ही बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और कांग्रेस उसमें फंसी चली जा रही है। पहला सवाल है कि अगर आप अधीर रंजन चौधरी से अगर कोई इस तरह की टिप्पणी हुई, अधीर रंजन चौधरी को तत्काल इस पे माफी मांग लेना चाहिए था कि मेरा राष्ट्रपति को अपमानित करने, उनके प्रति कोई अप्रिय बात कहने का कोई मकसद नहीं है और मैं अपनी कही गई बात के लिए क्षमा चाहता हूं। कांग्रेस तो उलझ गई ना, एक ऐसे इशू पर उलझ गई और पूरी तरह से बीजेपी पे हमलावर हो गई और एक नॉन इशू को इन्होंने इशू बना दिया। सवाल माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। उन्होंने माफी मांग ली थी और सोनिया गांधी से जब आज सोनिया गांधी जा रही थी, राजीव जी आप उनके पूरे रंजन चौधरी ने माफी मांग लिए। नहीं राजीव जी, पूरी बात तो आप सुनिए ना। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलूंगा, मेरी बात से उनको अगर वो आहत हुई है तो मैं उनसे मैं माफी मांगूंगा, मैं इनको लेके जाऊंगा, मैं उनको लेके जाऊंगा। प्रश्न ये नहीं है। आप उसके आप जो बीजेपी चाहती थी कि आप उनकी बात में उलझे, उसी में आप उलझ गए। इस अप्रिय स्थिति से निकलने के लिए कांग्रेस केवल एकेडमिक बहस करती रह गई। अभी अधीर रंजन चौधरी ने एक चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में भी उन्होंने अपने बात के लिए माफी वाली बात नहीं कही है। ये अलग इशू उठा दिया कि सोनिया गांधी की सुरक्षा का मामला था, ये था, वो था, तमाम बात उन्होंने कर डाली है। प्रश्न यह है ना कि पहली जी, अगर आपको अपने विपक्षी के हथियार से ही आपको लड़ना है, अगर आपका विपक्षी ऐसा है जो किसी विषय को मिला करके एक भावनात्मक माहौल बनाने क्रिएट करने के लिए की स्थिति में है, तो आपको तो उससे बचना पड़ेगा ना। आप उसका मौका क्यों देते हैं? आज की तारीख में जब लोकसभा और राज्यसभा के इतने सांसद बहिष्कृत बाहर निकाल दिए गए हैं, सस्पेंडेड हैं, इस मुद्दे को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी को आप यह मौका दे दें कि आपने राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की बातें कर दी, तो यह तो एक खतरे के फुल टॉस बॉल जिससे पूरा मारे और फील्ड के बाहर बाल चली जाए। प्रश्न ये भी था। अगर आप बिल्कुल बात करें कि साहब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किस नेता के बारे में कब बदजबानी की है, उसे क्या किसी को फायदा मिलने वाला है क्या? तमाम नेता, आप सोचिए कल की तारीख में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बुलाया हुआ है, जिसमें जितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नेता उनको आगे कर दिया गया। अलग तरह के लोकसभा और राज्यसभा में इससे बहस शुरू हो जाएगी। एकदम पूरा का पूरा जो है विषम दिशांतर हो गया और जो विपक्ष है वो निशाने पे आ गया। प्रश्न यही है ना कि अगर आपको अपने विरोधी की रणनीति की जानकारी है, बिल्कुल सही, मैं मानता हूं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिस बात को लेकर के इतना वितंडावाद खड़ा किया जाता। प्रभात जी बिल्कुल, टंडन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, प्रशांत जी, कि यह किस नियम के आधार इस पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन अब प्रश्न, अब इन विषयों इस चर्चा से आप जो कांग्रेस का नुकसान होना था, विपक्ष का नुकसान होना था, उसको आप वापस नहीं ला पाएंगे। एकेडमिक बहस भले कितनी भी कर लें आप जहां विपक्ष को, बीजेपी को सत्तारूढ़ दल को घेरना चाहिए था और वह विपक्षी घिर गया। और अगर और माफी मांगने से कोई आदमी छोटा हो जाता है क्या? अगर यह कहने से कि नहीं, बिल्कुल मैं राष्ट्रपति का मैं सम्मान करता हूं, उनके पद का अवमूल्यन करने की मेरी मंशा नहीं है, आदिवासी समूह का मैं सम्मान करता हूं, हमारे देश को नागरिक है, क्या दिक्कत होती है, हो जाती है इसमें? जो कुछ भी घटनाक्रम है, सोनिया गांधी रमा देवी के पास गई। रमा देवी बहुत ही सीजन नेता है राजीव जी, आपको पता होगा, बहुत ही सीजन। और जो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो लोग सदन संचालित करते हैं, जो समूह होता है, उसके सदस्य हैं और अति नंबर, बड़ी भली सांसद, बहुत अनुभवी नेता है। उनके पास जाकर के सोनिया गांधी ने अपनी कोई बात कही, इसमें मैंने अगर कोई भी विपक्ष का नेता ट्रेजरी बेंच की तरफ जाता है, वो भी जब सदन स्थगित हो चुका हो, तो सम्मान की बात होनी चाहिए थी। और अगर कोई नेता ये कहता है कि साहब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, तो नहीं करना चाहते, आपको उससे बोलने का नहीं है। लेकिन सवाल वो तो प्रोवोक करना है ना, और आप उसी प्रोवोकेशन में फंस गए और उसके बाद भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजीव जी, एक जगह आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें अनकंडीशनल अपॉलजी की बात कही अधीर रंजन ने।
अगर ये बात उठी रही है, अधीर रंजन को सीधे कहना चाहिए कि राष्ट्रपति पद का मैं सम्मान करता हूं और मुझे उनके प्रति कोई अवमानना का भाव नहीं। मैं जाके उनसे मिलूंगा, उनसे मिलकर माफी मांगूंगा। अगर मेरी भावना बात से वो आहत हुई है, नहीं कोई कहता है, उनको तो पता भी ना हो कि मेरे बारे में कौन सी बात कही गई है। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाए तो राजनीतिक रूप से आप अपने विरोधी को लाभ ना लेने दें, इसकी भी रणनीति आगे पास। इस रणनीति में भी कांग्रेस असफल हो गई और उनके उकसावे में आ गई। सोनिया गांधी जैसा नेता, मैंने कभी सोनिया गांधी को, जब तक जितनी बार मैं संसद में गया हूं, मैंने कभी सोनिया गांधी को उत्तेजित नहीं देखा। उनके चेहरे के भाव को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत आसान नहीं होता लोगों को। कभी उत्तेजना में आक्रामक होकर के इस तरह से बात करते हुए शायद किसी ने देखा हो। आज सोनिया गांधी के चेहरे पर सही भाव दिखाई पड़ रहे थे जब उन्होंने उस पत्रकार के, जब वीडियो दिखाई पड़ रहा है कि जब वो कोई संवाददाता पूछ रहा है कि साहब माफी है, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, इसलिए सोनिया गांधी नहीं जानी जाती। आप तो कहते हैं ना कि उस जाल में फंस जाना, और उस जाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी कांग्रेस को, जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। बीजेपी बहुत पाक साफ है, इनके नेताओं की शब्दावली बहुत अच्छी रही है, बहुत आदरपूर्वक सबके बारे में बात करते रहे। ये किसने कहा? सबको पता है किस तरीके से लोग बात करते हैं। लेकिन घिर तो आप गए ना, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के बारे में चाहे इस प्रकरण में भाषण दिया, क्या वह उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द सम्मानजनक है? लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। इस पे सिर्फ एक बात ये कहना था केवल कि देखिए, बीजेपी का एक चरित्र है एक, और वो हर चीज में राजनीतिक फायदा वो ढूंढ लेते हैं, वो हमको मालूम है। मतलब उनका मंत्री आकर कहेगा गोली मारो सालों को, और उसका भी वो राजनीतिक लाभ उठा लेते हैं। तो बीजेपी राजनीतिक लाभ किसका कितने नैतिक अनैतिक चीजों में उठा लेती है, विपक्ष को घेर लेती है, मीडिया उनके साथ है, तमाम सारे लोग उनके साथ है, वो अलग बात है। बात मैं कर रहा था कि ये संसद है, ये जंतर मंतर और रामलीला मैदान नहीं है। यहां पे पहली बात कि अधीर रंजन चौधरी ने अगर कोई बेजावात बात कही है, अपशब्द कहे हैं, तो वो दोहरा कैसे दिए गए, वो संसद के रिकॉर्ड में कैसे हैं, उसको स्पीकर ने रोका क्यों नहीं? और ये रहस्य है कि ये कैसे संसद में आज ये प्रक्रिया हो गई। हिंदुस्तानी जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है बिना उन्होंने कहा कि मैं बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं से माफी नहीं मांगूंगा, मैं राष्ट्रपति जी से माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने बीजेपी नेताओं को नहीं कहा है, बीजेपी नेताओं के कहने पे मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। उनकी आपत्ति इस बात पर थी कि मैं स्मृति ईरानी के सामने जाकर माफी नहीं मांगूंगा, मैं राष्ट्रपति जी से माफी मांगूंगा। तो मुझे लगता है कि ठीक बयान है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो शब्द कहा है उन्हें उसका अर्थ पता होगा, और वे गरिमापूर्ण तरीके से उसी वक्त अपनी बात की माफी मांगते और सार्वजनिक रूप से कहते कि जो गलत बात कही गई है वो नहीं होनी चाहिए थी, तो ज्यादा बेहतर होता। राजीव जी। जी बिल्कुल। जी मीनू जी। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखिए, एक बार प्रधानमंत्री जी ने किसी भाषण के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह दिया था। तो कांग्रेस ने तो कभी वहां दाड़ नहीं लगाई संसद में जाके कि आपने पटाओ क्यों कह दिया था। बीजेपी के ही एक सदस्य है राजू श्रीवास्तव, जो यूपी फिल्म प्रमाणन बोर्ड या कुछ है उसके भी कुछ वहां पे वो सदस्य हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि, क्योंकि वो कॉमेडियन है, तो उन्होंने ये कहा था कि जो राष्ट्रपति कोविंद हैं वो अब देश की सारी महिलाओं के पति हो गए, राष्ट्रपति हैं तो देश की महिलाओं के पति हो गए। बीजेपी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ कभी आज तक, या आप में से किसी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने ये डायलॉग मारा था। तो ये ऐसे, इसमें वॉट अबाउटरी की बात नहीं है, उनको ध्यान दिलवाया जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने बारे में सेलेक्टिव मेमोरी है उनकी। अब दूसरे की तो सारे अवगुण याद रहते हैं, अपना कुछ नहीं याद रहता कि हम लोग कितनी बकवास करते हैं। और ये जो भाषा का चक्कर पड़ा है ना, ये इन्हीं लोगों की देन है
इन्होंने नेतागिरी, महिलाओं के लिए नेत्री शब्द, मतलब ज्यादा संस्कृतवादी बनने के लिए कि महिला नेत्री। अब उससे क्या होता है, जो हिंदी भाषी है उसको लगता है कि शायद पति की जगह पत्नी कहना चाहिए उनका। मैं ये मानती हूँ कि अधीर रंजन चौधरी ने इंटेंशनली नहीं कहा है, मैं हालांकि महिला हूं, इंटेंशनली नहीं कहा है, उनके मुंह से उन्होंने वो पति की जगह की शायद पत्नी कह दे तो शायद बेहतर लगेगा, तो उन्होंने वो चीज कही है। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जिस वक्त संविधान बना उसमें ये कहा गया कि भाई कि बगैर किसी लिंग भेद के समानता का, स्वतंत्रता का हर एक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार या सभी पदों पे महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन देश का पितृसत्तात्मक समाज है, ये तो आप सब पुरुष एग्री करेंगे, वहां कभी कल्पना ही नहीं की गई थी संविधान निर्माताओं द्वारा भी कि जो हम लिख रहे हैं वो वास्तव में किसी दौर में जाके ये बात हो जाएगी कि महिलाएं बैठेंगी इस पद पे। हो सकता है अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाती तो सही शब्द लिखा जाता, क्योंकि बड़े सोच समझ के संविधान लिखा गया है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज का उसमें ध्यान रखा गया है, तो उस वक्त किसी के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि माहौल, वो जमाना ही ऐसा था। आप 47 से बनना, 46 से बनना शुरू हुआ और 52 में जाके, 50 में जाके उसका संविधान हमारा तैयार हो पाया। तो इतने टाइम पे उस टाइम किसी की कल्पना ही नहीं थी। मेरा ये कहना है कि इस विवाद से एक चीज और सामने आई है कि ये इन पदों का जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और इनमें ऐसे जैसे राष्ट्र प्रमुख कहा जाए, मेरे हिसाब से राष्ट्रपति भी नहीं कहा जाए, राष्ट्रपत्नी भी नहीं कहा जाए, प्रधानमंत्री भी नहीं कहा जाए, जिसको कहते हैं जो गुजरात मराठी में बोलते हैं ना पंत प्रधान, वो होना चाहिए। और बहुत सारे, क्योंकि सारी भाषाओं में, हिंदी भाषा में तो खासकर सारे मर्दवादी हैं सारे संबोधन। जैसे इंग्लिश भाषा में अभी ये शुरू हो गया है, ही की जगह वहां शी लिखना शुरू हो गया है, लोगों ने तो गॉड को भी शी कहना शुरू कर दिया है अभी, क्योंकि गॉड को भी पुरुष ही माना गया है। तो अभी लोग पुरुष गॉड को भी शी लिखने लगे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये चीज यहाँ पे, क्योंकि हम और चीजों में तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, टेक्निक के में भी आगे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज भी आगे बढ़ रहे हैं, जब हम सब चीजों में वेस्ट के तरफ हम लोग आगे अनुकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो एक बहुत हेल्दी चेंज होगा। और ये अनावश्यक जो डिबेट खड़ी हो गई है, ये शायद ना होती, ये इस नेत्री वेत्री के चक्कर में हो गई है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलिए और बिल्कुल शुद्ध उसका संबोधन होना चाहिए, उस चक्कर में। और मेरा ये जो महिलाओं के प्रति लेके जो कांग्रेस है, कोई मूलतः विचारधारा में महिला विरोधी नहीं है, कोई कांग्रेस आदिवासी विरोधी नहीं है। ये कांग्रेस ही है जिसने आदिवासियों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम को ये बनाया था कि उनकी सहमति के बगैर नहीं ली जमीन। नियामगिरी के लिए को रुकवाने के लिए राहुल गांधी ही गए थे, नियामगिरी भी आदिवासियों के ही भलाई का काम था। तो कांग्रेस कोई आदिवासी, जो विचारधारा से आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं है, उल्टे इनके यहाँ है विरोध। तो आप जो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं निजीकरण के रास्ते से, उससे तो सीधा असर आदिवासी आरक्षण पे पड़ेगा। एसटी जिसको बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो उनके ऊपर आरक्षण का सीधा सीधा असर पड़ने वाला है आदिवासियों के ऊपर। तो आप किस आदिवासी महिमा मंडन की और किस उसका आपने बना दिया है, और काम आपके आदिवासी विरोधी हैं, तो ये तो बेकार का पाखंड है, कहूंगी मैं इसको। राजीव जी। जी बिल्कुल, अमलेंदु उपाध्याय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अभी राष्ट्रपति जो वाली जो बात थी, हमारे एक साथी ने बहुत शानदार ढंग से लिखा है, विपिन चंद्रा ने, कि यहाँ राष्ट्रपति शब्द ही लिंग भेदी है, अतः राष्ट्राध्यक्ष ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो अलग अलग यहाँ विचार आ रहे हैं, और एक जो विचार है स्वागत योग्य इसलिए भी है कि ये जो लिंग भेदी शब्द जितने भी हैं हमारे देश में, उन शब्दों की जगह पे कुछ ऐसे शब्दों का इजात होना चाहिए जो आने वाले समय में ऐसे जो आज जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, और वो भी संसद में, दोनों सदनों में, वो ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी परिस्थितियां ना आए, और सदन में बैठे हुए जो सांसद हैं, जो वहां के सदस्य हैं, वो देश की जनता के बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी की आवाज भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र जो है वो गैर हिंदी भाषियों के प्रति बहुत ही ज्यादा खराब है। एक चीज तो ये साफ होती है, क्योंकि जो समस्या अधीर रंजन चौधरी के साथ है, वही समस्या बीजू पटनायक के साथ भी हो सकती है अगर हिंदी बोलने लग जाएंगे, उड़ीसा से आते हैं। वही समस्या श्रीकांत जना के साथ भी हो सकती है अगर हिंदी बोलने लग जाएंगे। यही समस्या जो है अगर एम के स्टालिन हिंदी बोलने लग जाएंगे, उनके साथ भी हो सकती है।
और यही समस्या हमारे जो गृह मंत्री हैं प्रातः स्मरणीय अमित शाह जी, उनके साथ है। वो अपना पदनाम ठीक से नहीं बोल सकते, वो गृह मंत्री नहीं बोल सकते, गृह मंत्री बोलते हैं। तो वो भाषा की समस्या है। अब ऐसा नहीं है कि अमित शाह जो जानबूझ के गृह मंत्री बोलते हो, वो अपने हिसाब से सही बोलते हैं गृह मंत्री, लेकिन चूंकि उनकी भाषा नहीं है हिंदी, वो गुजराती, तो वो गृह मंत्री बोलते हैं। तो इसके लिए सदन में हंगामा मचाया जाए कि तो गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, तो इस पे हंगामा हो जाए। दूसरा ये कि स्मृति ईरानी ने सदन के अंदर जो इतनी क्लिप हम लोगों ने सुनी है, उसमें कम से कम 5 बार जो है राष्ट्रपति महोदया का सरासर अपमान किया। लगातार उन्होंने द्रौपदी मुर्मू नाम का इस्तेमाल किया। कभी उन्होंने नहीं कहा कि राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ, ये नहीं कहा उन्होंने हमेशा कहा द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ, द्रौपदी मुर्मू उन्होंने नाम लिया। तो अधीर रंजन चौधरी के मुंह से तो जो शब्द निकला वो उनकी भाषा की अज्ञानता भी हो सकती है, हो सकता है कि कसरत भी, मतलब भाषा की अज्ञानता ना हो, मतलब उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भाषा की अज्ञानता है, तो भाषा की अज्ञानता ये बहुत से लोगों के साथ है। जैसे ममता बनर्जी के बारे में कहा गया, हमारी एक चाची हैं, वो बंगाल की हैं और 75 साल की हो रही हैं, 50 साल से ज्यादा उनकी शादी हो चुके। आज भी जब वो बात करती कहती मैं खाना खाऊंगा, नहीं सीख पाई, दिक्कत है साथ में। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत से लोगों के साथ समस्या है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है, ये भी एक तरीके से सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको विषय बनाना चाहिए कि किस तरीके से गैर हिंदी भाषियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया किस तरीके से खतरनाक है। अगर कोई गैर हिंदी भाषी हिंदी में बात कर रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और ये तो एक अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रति। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सही बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जेपी सिंह साहब आपसे, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस पूरी चर्चा का सार क्या आप देख रहे हैं? और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है हमारे तमाम साथियों ने, लेकिन प्रशांत टंडन जी की शुरुआत जो थी, जिसमें कि आखिर किस आधार पर इन दोनों सांसदों ने, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो आज चर्चा की शुरुआत हुई, वो चर्चा आखिर किस आधार पर हुई और कैसे आग बबूला होती हुई दिखाई दी स्मृति ईरानी, ये समझना अभी रह गया है, बाकी है। लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी अभी मैंने जयराम रमेश का एक ट्वीट देखा। उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल और 0 आवर में दोनों लोगों को जो है राज्यसभा लोकसभा में बोलने का मौका दिया गया। प्रश्नकाल में इधर बोली और उधर शून्यकाल में जो है उधर निर्मला सीतारमण बोली। दूसरी बात, ये जब ये लोग बोली तो इसमें उपसभापति या आपके स्पीकर साहब ने कोई अवरोध नहीं डाला, पूरा सुनने दिया और उसके बाद एडजर्न कर दिया उसको, सदन को, ताकि जो है उसमें दूसरे लोग फिर उसका जो है जवाब न देने पाए या उसके लिए जो है वेल में ना आने पाए, तो उसको या विरोध न करने पाए सारे लोग खड़े होकर के, तो उन्होंने उसको एडजर्न कर दिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा भाषण सुनियोजित ढंग से प्रधान सेवक की अनुमति से, दोनों सदन में ये सहयोग नहीं हो सकता कि दोनों सदन में और उप सभापति और आपके सभापति और आपके इधर स्पीकर को भी विश्वास में लिया गया होगा, ताकि ये जो बोलने दे और उसके बाद एडजर्न हो जाए, ताकि बाकी आगे मामला ना बढ़े। लेकिन जब भी ये सदन की बैठक होगी, अगली कल हो सकती है, कल शनिचर इतवार को तो शायद नहीं होती, सोमवार को हो सकती है, तो उसमें फिर ये मुद्दा उठेगा। और बाकी ऐसा कोई अधीर रंजन चौधरी ने जो है अपराध नहीं किया है जिसके कारण जो है मतलब इतना हंगामे की फ्राइडे है, कल शुक्रवार है, कल होगी, कल होगी, तो कल ये जरूर मुद्दा मेरी समझ से उठेगा। और आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई अधीर रंजन चौधरी ने नहीं कह दिया जिससे कांग्रेस को डिफेंसिव होने की जरूरत पड़े। ये जीएसटी और महंगाई पे जो सदन में बोल नहीं पा रहे थे, बहस करने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन्होंने एक, जैसे होता है ना कि भोजपुरी में कहावत है, रोने के रहनी आंख खुद आ गई। मतलब हमारा मन रोने रोने का हो रहा था और आंख में चोट लग गई, तो उसी बहाने रोने लगे। ये स्थिति जो है बीजेपी के, पूरा देश देख रहा है, हर आदमी जान रहा है कि स्मृति ईरानी ने अपना फ्रस्ट्रेशन, जो बीजेपी का जो महंगाई और जीएसटी पे जवाब नहीं दे पा रही उसका फ्रस्ट्रेशन, ये सब उसका जो है दुष्परिणाम आज जो है वो संसद में आया। लेकिन ये संसद के लिए बहुत काला दिन था, जिसमें सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई स्पीकर और उपसभापति द्वारा।
तो क्या कुछ होगा आगे ये देखना अभी बाकी है। कल फिर से सदन में कैसा माहौल रहता है ये भी देखेंगे, और कब मौका मिलता है अधीर रंजन चौधरी को पर्सनली जाने का, यानी कि राष्ट्रपति महोदया के पास जाकर के माफ़ी मांगने का कब मौका मिलता है ये भी देखना होगा। जैसा कि अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि मैंने 3 बार राष्ट्रपति 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 बोला, लेकिन एक बार मुंह से ऐसा पति की जगह पर पत्नी निकल गया, तो उसके लिए भी मैंने कहा कि ये गलत है, और उस पत्रकार को मैं खोजता रहा लेकिन पत्रकार निकल गया और आज बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पत्रकार क्या कुछ करते हैं, कैसे आग लगाते हैं, ये भी आप समझिए। ये आग लगाई हुई कहाँ से है ये आपको समझना होगा। आप लोग इस चर्चा में हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वो भरोसा बनाए रखिए। और आग एक लग चुकी है संसद के अंदर, संसद के बाहर, उसी पर पिछले 1.5 घंटे से हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये आग लगाई किसने ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। गोदी मीडिया के बारे में आज कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, आइए इधर आइए आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों को मैं शायद कुछ ऐसा शब्द वो कह रहे थे कि संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, कह रहे थे वो। तो ये बात भी अधीर रंजन चौधरी को भी पता है कि गोदी मीडिया को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी टूटी फूटी हिंदी के कारण अधीर रंजन चौधरी कुछ न कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, दे देते हैं, जिससे बवाल मच जाता है। सरकार में अभी बीजेपी है, और बीजेपी आप जानते हैं कि विपक्ष में रहने का अनुभव बहुत लंबा है, यानी कि जो विपक्ष में रहा उसने अच्छी तरह से सीख लिया कि बवाल मचाया कैसे जाता है। ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। बीजेपी आज भी कई जगह विपक्ष की भूमिका में रहती है, और कांग्रेस आज भी चूंकि सत्ता पक्ष में ज्यादा रही है तो उसे विपक्ष की भूमिका अभी भी निभाना नहीं आया है। ये हम लोग कहा करते हैं, वही यहाँ कह रहा हूं। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद देता हूं, आप 6 हमारे साथी जुड़े रहे। मीनू जैन जी जुड़ी रही हमारे साथ, जेपी सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ल जी, देर आयद दुरुस्त आयद, और साथ में हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सारे हमारे पत्रकार साथियों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस मसले पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों के कमेंट को नहीं लूंगा, समय खत्म हो चुका है और चर्चा काफी लंबी हो गई है, लेकिन कल शाम फिर हाजिर होंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल भी ये मसला चलता रहेगा। न चले, ये शांत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन महिलाओं का अपमान, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है, और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आप सबसे विदा लेता हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।